इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे हैं जितिन प्रसाद। तो जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए और अब वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच ये पूरा वाकया नजर आया जब जितिन प्रसाद अमित शाह से मुलाकात करने के बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे। वहां पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद वो मुलाकात करने पहुंचे जेपी नड्डा से। जितिन प्रसाद का इस वक्त बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा उन्हें ये अंग वस्त्र पहनाकर बीजेपी के जो लोगो लगा हुआ है उसके जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं। जेपी नड्डा के घर मुलाकात करने पहुंचे हैं जितिन प्रसाद, जिन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बीजेपी हेडक्वार्टर में पीयूष गोयल के सामने सदस्यता ली है बीजेपी पार्टी की। उनके साथ पीयूष गोयल भी मौजूद है, अनिल बनूनी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के अब हो गए हैं जितिन प्रसाद, जो कभी बहुत करीबी होते थे राहुल गांधी के, साथ ही साथ प्रियंका गांधी के, और खास तौर पर 2019 में उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार किया था, चुनाव लड़ा था और प्रियंका गांधी को उम्मीद थी कि 2022 के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी देंगे जितिन प्रसाद को, लेकिन फिलहाल वो नहीं रहे बीजेपी के साथ। देवेंद्र, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने पहुंचे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त भी उनकी कुछ खास बातचीत होगी यहां पर। ये शिष्टाचार मुलाकात होती है और जाहिर तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको शुभकामनाएं देंगे और साथ ही साथ ये कहेंगे कि पार्टी के लिए काम कीजिए, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कीजिए और आगे पार्टी निश्चित तौर पे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ये जो एक औपचारिकता होती है, आमतौर पे बीजेपी का जो शुभकामना देने का तरीका होता है वो अमित इस प्रकार का होता है और जाहिर तौर पे आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द अब आप देखेंगे कि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, प्रभारी से मिलेंगे, संगठन महामंत्री से मिलेंगे, ताकि बीजेपी का जो सिस्टम है, काम करने का जो तरीका है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा अलग रहता है और वहां पर जितिन प्रसाद को ये आगे आने वाले दिनों में सीखना होगा। जैसे अगर उन्हें पहले वो जो ब्राह्मणों का कार्यक्रम करते हैं, अब अगर वो बीजेपी में उन्हें कोई कार्यक्रम करना होगा तो जाहिर तौर पर उस कार्यक्रम को करने से पहले बीजेपी संगठन से उन्हें इस बात पे चर्चा करनी होगी और उसके लिए अनुमति लेनी होगी। बीजेपी का ढांचा ऐसा है कि वो जितिन प्रसाद अगले कुछ दिनों में वो समझ पाएंगे और जितना समझेंगे जाहिर तौर पर बीजेपी में उनके लिए रास्ता आगे का उतना ही अच्छा रहेगा। जी अमित। और हमारे साथ आनंद भी मौजूद है। आनंद, कुछ बातचीत हो पाई आखिरकार, क्या रिएक्शन मिल रहा है जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद थे जहां पर उन्होंने सदस्यता ली है? देखिए, जितिन प्रसाद से ऐसी तो कोई बातचीत मिल पाई, उनका कहना कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं सीधा यहाँ से निकल रहा हूँ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे और वहां जाके उनसे मुलाकात करूंगा, फिर आप लोग से यानी कि मीडिया से बात करूंगा। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी की कोशिश ये रहती है कि परसेप्शन, जहाँ भी चुनाव होता है बीजेपी उसके पहले एक परसेप्शन बनाती है। उस पार्टी के जो कि मेन प्रतिद्वंदी पार्टी होती है या फिर जो छोटी पार्टियां होती है, उनके बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा के एक मैसेज देने की, परसेप्शन की लड़ाई को में अपर हैंड लेने की कोशिश करती है। और जितिन प्रसाद हो या फिर बाकी नेता हो, बीजेपी की कोशिश रहती है कि राहुल गांधी के करीबी या उनकी टीम के जो नेता है उनको तोड़ा जाए, उनको बीजेपी जाए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया, हम देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, जितिन प्रसाद का आना, और क्या लगता है कि आपको उनको केंद्र के हिसाब से कोई जिम्मेदारी मिलेगी कि या फिर उनको इस वक्त बीजेपी राज्य में इस्तेमाल करेगी क्योंकि वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं? और जितिन प्रसाद की जो सबसे पहली और बड़ी भूमिका भी आप देखेंगे, अभी जो पंचायतों के जिला अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, अपने एरिया में उन्हें न सिर्फ सक्रिय किया जाएगा, बाकी दूसरी जगह भी जहां उनके कनेक्शन है वहां उन्हें सक्रिय किया जाएगा। और जिला अध्यक्षों के चुनाव को बीजेपी आलाकमान बहुत गंभीरता से लेता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल जब दिल्ली आए थे, इसको लेके बहुत ज्यादा क्यासबाजी और अटकलबाजी भी चली थी और वो उनमें से तकरीबन सारी की सारी गलत थी। सिर्फ इस बात में सच्चाई थी कि पंचायतों के चुनाव में जो हार हुई और उस हार की जो वजह थी, जैसे उसमें बहुत सारी वजह ये थी कि जो बीजेपी के लोग थे वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, वो जीत गए। तो उसमें बीजेपी आलाकमान का ये कहना था कि अब जबकि जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उसमें बीजेपी का टारगेट 65 का होना चाहिए और इसके लिए पार्टी को पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि अगर जिला अध्यक्षों के चुनाव में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है तो फिर विधानसभा चुनाव के लिहाज से मैसेज बहुत खराब चला जाएगा। और यहां पर जितिन प्रसाद के लिए पहली बड़ी जिम्मेदारी वही मिलने जा रही है कि जिला अध्यक्ष के जो चुनाव हैं उनमें अपने लोगों को वो सक्रिय करें और साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो आपको लग रहा है कि ये चैलेंज वो जीत पाएंगे या फिर ले पाएंगे जितिन प्रसाद?
और निश्चित तौर पर यह काम उनको करना होगा। हालांकि इस काम में पूरी बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी को आप देखें, बीजेपी के संगठन मंत्री वी.एल. संतोष को देखें, ये लगातार जो इनके लखनऊ में दौरे हो रहे हैं अभी, वो उस दौरे के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जिला अध्यक्ष के जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी का जो टारगेट है 65+ का, उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, उसमें पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है। जितिन प्रसाद की भी भूमिका निश्चित तौर पर उसमें आगे रहने वाली है और पहला टास्क उनको यही दिया जाएगा। जी अमित। तो इससे पहले जितिन ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया जब वो सदस्यता ले रहे थे और बीजेपी में शामिल होने को जीवन का नया अध्याय बताया और यह भी कहा कि मौजूदा दौर में सही मायने में एक लौती राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ही है। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देवेंद्र, जितिन प्रसाद ये कह रहे हैं कि उनका काम ही, मतलब उनका परिचय होगा या वो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। तो जैसा कि आपने कहा कि जिला चुनाव, जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, उसके मद्देनजर क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में उन्हें ज्यादा से ज्यादा घुमाया जाएगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी, बीजेपी का अपना जो प्लान है उसके हिसाब से छोटे छोटे इन्हें कार्यक्रम करने होंगे और तकरीबन हर एक विधानसभा में जाना होगा और वहां पे ब्राह्मण कम्युनिटी को खास तौर पे टारगेट करना होगा और वहां पे ये बताना होगा कि किस प्रकार से योगी सरकार का जो कामकाज है वो कितना अच्छा रहा और आगे एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए योगी सरकार को चुनना होगा। तो इस तरह के टास्क दिया जाएगा ताकि पार्टी इनके चेहरे को खूब ज्यादा इस्तेमाल कर सके और जितना ज्यादा ये प्रभाव छोड़ पाएंगे लोगों के बीच, पार्टी में जो फीडबैक आएगा उसके आधार पे पार्टी में इनकी ग्रेविटी, इनका गुरुत्व, इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ाई जाएगी और उसी हिसाब से इनका रोल तय किया जाएगा। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक लिटमस टेस्ट होगा जितिन प्रसाद के लिए कि बीजेपी की ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन इस ज्वाइनिंग के साथ उन्हें अपने आप को परफॉर्म करना होगा और जो परफॉर्म जैसा वो करेंगे उसके हिसाब से जाए तो पार्टी रिवॉर्ड भी देगी। देवेंद्र, हमने आमतौर पे ये देखा कि जो भी बड़े नेता आए किसी भी पार्टी से बीजेपी में, तो उनके साथ कुछ ना कुछ जो कार्यकर्ता है, कई लोग जुड़ते हैं या कोई दूसरे नेता भी जुड़ते हैं। जितिन प्रसाद के साथ कोई जुड़ सकता है? कोई ऐसा नाम है? और बहुत बड़ा नाम तो वैसा अभी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे कोविड के चलते जो एक कार्यकर्ताओं की फौज होती है कि ज्वाइनिंग कराएं और ज्वाइनिंग करने जब आए तो कार्यकर्ताओं की एक फौज आए, फिर जिंदाबाद के नारे लगे, ऐसा बीजेपी के दफ्तर में हमने कई बार देखा है। तो उस तरह की तस्वीर होती है, लेकिन कोविड के चलते वो चीज नहीं हुआ
हाँ, इतना जरूर है कि जितिन प्रसाद अभी आगे आने वाले दिनों में अपने समर्थकों को लेकर निश्चित तौर पर उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराएंगे और वो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि जो सालों से कांग्रेसी के तौर पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे उनके साथ रहे हैं, अब उन्हें बीजेपी में वो कैसे अकोमोडेट कराते हैं। तो वही एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी अपने लोगों को लेकर रहेगी। दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बीजेपी जब उन्हें क्षेत्र में भेजेगी तो कोशिश करेगी कि उनके ब्राह्मणवादी फैक्टर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। ये मैं तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की वजह भी बताई। आपको दिखाते हैं कि जितिन बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं, हम देखते आए हैं। हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में ज़रूरतमंद है। जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। तो आखिरकार जितिन प्रसाद और कांग्रेस का जो रिश्ता था वो टूट गया। एक और रिश्ता होता है वो शादी का रिश्ता, और खास तौर पे टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी के रिश्ते को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद पूरी डिटेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।